Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी इन दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। देखो, मैं यहाँ पर रेगुलर एक फर्स्ट पेपर का डेस्क्रिप्टिव वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव वीडियो, एक ज्योग्राफी का डेस्क्रिप्टिव वीडियो और एक ऑब्जेक्टिव वीडियो, इस तरीके से 4 वीडियो अपलोड करता हूँ। इसके अलावा रेगुलर नाइट को 10 से 10:30 बजे तक रेगुलर 10 से 10:30 बजे तक प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास चलाता हूँ, जिसमें रेगुलर एक टॉपिक लिया जाता है जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। जैसे कल मैंने लिया था कंप्यूटर की फुल फॉर्म, आज ले लिया रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आज रात को 10 बजे हम रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेंगे और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और सबसे ज़्यादा सही कौन करता है उसका हम रिकॉर्ड निकालेंगे। तो आप सभी रात को 10 बजे ज़रूर लाइव आएँ। इसके अलावा यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है आपकी बार, तो मेरा एक खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, जिससे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो पाए। देखो, हम पढ़ाएंगे आज इन्वायरमेंट का चैप्टर 5। चैप्टर 5वां है प्रदूषण के कारण। क्या है प्रदूषण के कारण? इससे पहले 4 चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें जो तीसरा और चौथा चैप्टर था उसमें मैंने पढ़ाया था कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय। तो उसमें हमने आपको AQI, NAMP, NAAQS, NGT, सफ़र, इन सभी के बारे में, एयर पोल्यूशन रूल 1981, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझा दिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रदूषण के कारण। सबसे पहले स्मॉग। देखो, स्मॉग को धुंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉग को धुंध भी बोलते हैं। स्मॉग है जो स्मॉग शब्द है वो स्मॉग प्लस फॉग, इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो स्मॉग शब्द है वो स्मॉग प्लस फॉग, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्मॉग है, स्मॉग शब्द का सबसे पहले प्रयोग, फर्स्ट टाइम प्रयोग कब हुआ था? 1905 में हुआ था। स्मॉग शब्द का फर्स्ट टाइम यूज 1905 में हुआ था। अब देखो, स्मॉग में क्या क्या इंक्लूड है। स्मॉग को हम धुंध बोलते हैं, तो ये कुछ कारकों से मिलकर बना होता है। जैसे स्मॉग में कोहरा, धूल, धूल एवं अन्य वायु प्रदूषण। स्मॉग में, किसमें? स्मॉग में कोहरा, धूल एवं अन्य वायु प्रदूषण, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं अन्य वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। यौगिकों का कि स्मॉग में कोहरा, धूल व अन्य वायु प्रदूषक आदि शामिल
रहते हैं। कि जो वायु प्रदूषण होता है उसमें कोहरा, धूल और अन्य वायु प्रदूषण, ये 3 फैक्टर शामिल रहते हैं। कौन कौन रहता है? कोहरा रहता है, धूल रहता है और वायु प्रदूषक रहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जो स्मोक होता है उसमें कोहरा, धूल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ये तत्व शामिल रहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश। क्या है? फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश यह है कोयला आधारित, यह कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्सर्जित होता है। कि जो फ्लाई ऐश है यह कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लाई ऐश का सोर्स क्या है? तो जो फ्लाई ऐश है वो कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रदूषण के कारक है उसमें हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा। तीसरा है अम्लीय वर्षा, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। देखो, अम्लीय वर्षा शब्द का अम्लीय वर्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑगस्ट स्मिथ ने किया था। किसने किया था? ऑगस्ट स्मिथ ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब? 1858 में। कि अम्लीय वर्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऑगस्ट स्मिथ ने 1858 में किया था। एसिड रेन में पीएच का मान 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। जो एसिड रेन होती है उसमें पीएच का मान 6.5 होता है। एसिड रेन में जो एसिड रेन होती है, अम्लीय बरसात होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बनिक अम्ल बनाती है। क्या होता है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जल के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो ये था कुछ अम्लीय वर्षा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये। देखो, अम्लीय बरसात सबसे ज़्यादा नॉर्वे और स्वीडन में होती है। एसिड रेन सबसे ज़्यादा स्वीडन एवं नॉर्वे में होती है। ध्यान रखना, स्वीडन और नॉर्वे में सबसे ज़्यादा अम्लीय बरसात होती है। उसके बाद जो अम्लीय बरसात है उसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो इसके साइड इफेक्ट क्या है भाई? हर चीज़ का कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट रहता ही। हर चीज़ के गुण नहीं रहते हैं, उसमें अवगुण भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो अम्लीय बरसात है उसके दुष्प्रभाव। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव।
देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक चैनल पर वीडियो देख लिया, फिर दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, फिर तीसरे चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं। आप कोई भी एक चैनल उठाओ जो थोड़ा बेस्ट कंटेंट दे और उसको ही फॉलो करो, सबसे बेस्ट रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप एक बुक स्टार्ट करो, उस बुक को कंप्लीट जब तक ना पढ़ दो तब तक दूसरी बुक ना बदलो। एक बुक को बिल्कुल अच्छी तरीके से रट दो, फिर उसके बाद दूसरी बुक उठाओ। और दोस्तों मैं 2 रूल फॉलो करता हूँ। पहले एग्ज़ाम पास करो, नॉलेज ज़िंदगी भर बढ़ाते रहोगे, सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे 100% एग्ज़ाम टॉप करोगे, और अनसेलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे 100% एग्ज़ाम फेल करोगे। ये मेरे 2 रूल हैं जिनको मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ। मैंने ये रूल्स पढ़ते टाइम भी फॉलो किए थे, तो अब मैं पढ़ाते टाइम भी इनको फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो अम्लीय वसा के 2 दुष्प्रभाव हैं। इसके अलावा देखो एक मैं नया सिस्टम और लेके आया हूँ। वो सिस्टम ये है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ। क्या है? एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ, फर्स्ट पेपर के भी, ज्योग्राफी के भी। इसके अलावा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, मैथ, इन सभी के बिल्कुल एग्जाम के लेवल की प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ। और मेरा वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ जिससे कि आपका 100% 75+ स्कोर हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम पास करने में मज़ा नहीं होता, सबसे ज़्यादा मज़ा है एग्ज़ाम टॉप करने में। जब आप एक टॉपर बनते हो तो उसकी फीलिंग ही कुछ अलग होती है, बिल्कुल एक शेर की तरह लाइफ निकलती है। तो इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन टॉप ऑफ एग्ज़ाम, सदा एग्ज़ाम टॉप करने के ऊपर फोकस करो। और मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो मेरा टारगेट है वो है कि आप एग्ज़ाम टॉप करो। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप ज़रूर मेरे से डिस्कशन करें। मेरे से कॉल भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। अब देखो अम्लीय बरसात के 2 मेन दुष्प्रभाव हैं। एक तो होता है अम्लीय सदमा। देखो मैं वो शब्द यूज करूँगा, अम्लीय बरसात की वजह से बहुत सारे नुकसान हैं। आप 20 पेज लिख सकते हो इसके नुकसानों में, पर हमें वो नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। जैसे अम्लीय सदमा, जब झील, नदी, तालाब आदि का जल अधिक अम्लीय हो जाता है तो उसे अम्लीय सदमा कहते हैं। क्योंकि ये पूछा हुआ है, अम्लीय सदमा शब्द के बारे में वो पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट माना है। दूसरा होता है स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण प्राचीन इमारतों, क्षरण हो रहा है। अम्लीय वर्षा के कारण प्राचीन इमारतों का क्षरण हो रहा है। देखो ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला मेथड है निम्नलिखित में से ये शब्द किससे संबंधित है? अम्लीय सदमा किससे संबंधित है? अम्लीय वर्षा से। स्टोन कैंसर संबंधित है अम्लीय वर्षा से। दूसरा एग्जाम्पल देके पूछ लेता है कि अम्लीय शब्द किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से अम्लीय सदमा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए झील, समुद्र, तालाबों का पानी अधिक अम्लीय हो जाना, झील, समुद्र, तालाबों का पानी सूख जाना, झील, समुद्र, नदियों का पानी का अधिक क्षारीय हो जाना। वो इस तरीके से ऑप्शन सेट करके पूछता है। हमें प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल ओवरऑल फुल गजब लेवल की।
कि वो कहीं से भी कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हम बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए उसका आंसर दे दें। इस बेस पर हमें प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं भूतलीय ओजोन। भूतलीय ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन। क्या? ग्राउंड लेवल ओजोन, भूतलीय ओजोन। इस ओजोन को देखो, जो भूतलीय ओजोन है वो क्या होता है, भूतल के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर पाई जाती है? भूतल के ऊपर पाई जाती है। वैसे जो ओजोन है, वैसे पाई जाती है समताप मंडल में 15 से 23 किलोमीटर के बीच में। जो ओजोन है वो पाई जाती है समताप मंडल में 15 से 23 किलोमीटर के बीच में। लेकिन जो भूतलीय ओजोन है, यह ओजोन क्षोभ मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। और इसी कारण इसको क्षोभ मंडलीय इसीलिए भूतलीय ओजोन को क्षोभ मंडलीय या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलते हैं। कि जो ओजोन है समताप मंडल में पाई जाती है, 15 से 23 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, जबकि जो भूतलीय ओजोन है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसीलिए इसको क्षोभ मंडलीय या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो भूतलीय ओजोन है, ओजोन का निर्माण वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। भूतलीय ओजोन का निर्माण वाष्पशील कार्बनिक यौगिक एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बीच प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। भूतलीय ओजोन का निर्माण वाष्पशील कार्बनिक यौगिक एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बीच प्रकाश रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है। यहाँ पर 3 पॉइंट है। भूतलीय ओजोन के निर्माण में किस किस का योगदान होता है? तो पहला होता है वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि भूतलीय ओजोन के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वो है प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। यहाँ पर भूतलीय ओजोन की प्रक्रिया में, भूतलीय ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान कौन निभाती है? प्रकाश रासायनिक क्रिया। तो ये था हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में। अब हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत इम्पोर्टेंट है वो सारे 3 गैसों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, और उनका वो मटेरियल डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट, सल्फर
डाई ऑक्साइड की कमी का कारण। दूसरे तरीके से लिख देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर में कमी का कारण। देखो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा में निरंतर कमी आ रही है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो स्तर था वो रेगुलर नीचे गिरता जा रहा है, जिसके क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है डीजल में सल्फर की मात्रा में कमी, डीजल में सल्फर की मात्रा में कमी। दूसरा है सीएनजी का उपयोग। किसका? सीएनजी का उपयोग। तीसरा है भारत उत्सर्जन मानक 3 का पालन। भारत उत्सर्जन मानक 3 का पालन। चौथा है घरों में कोयले के स्थान पर एलपीजी का उपयोग। ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर में कमी आ रही है। इसको हम एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर में कमी के क्या कारण है, तो ये 4 कारण है। दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में कमी का कारण। नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में कमी का कारण सबसे पहला है पुराने वाहनों पर रोक। नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में कमी का कारण पहला है पुराने वाहनों पर रोक। दूसरा है बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था। ये 2 कारण हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसके स्तर में कमी के 2 कारण हैं। पहला है पुराने वाहनों पर रोक और दूसरा है बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कार्बन मोनो ऑक्साइड के स्तर में कमी का कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर में कमी का कारण तो वो है तिपहिया वाहनों में सीएनजी का उपयोग। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड के जो स्तर में कमी आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है तिपहिया वाहनों में सीएनजी का उपयोग। तो ये थे 3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से याद रखना है आपको। और इसके सोर्स क्या क्या है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कौन कौन से साधनों से निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन कौन से साधनों से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन कौन से साधनों से निकलता है। तो ये जितनी भी गैस हैं इनको मैं एक साथ लूँगा और फिर वहाँ पर समझा दूँगा। बिल्कुल एक टेबल बनाऊँगा, एक साइड गैस लिखूँगा, दूसरी साइड उनके स्रोत लिखूँगा और तीसरी साइड उनके बैड इफ़ेक्ट लिखूँगा कि उनकी वजह से क्या क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी गैस है जो मानव के लिए उपयोगी भी है, साथ साथ वो मानव के लिए खतरनाक भी है। ऐसी कौन सी गैस है जो मानव के लिए उपयोगी भी है और खतरनाक भी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद है वायु प्रदूषण
के कारण। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आप 100% सही कर सकते हो, समझाने की जरूरत है नहीं, आप लिख लो। यातायात के साधनों में वृद्धि, पहला है यातायात के साधनों में वृद्धि। देखो जैसे जैसे यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है वैसे वैसे वायु प्रदूषण बढ़ा है। दूसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का विकास। जैसे जैसे उद्योग बढ़े हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, वैसे वैसे ही एयर पोल्यूशन बढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट है कृषि रसायनों का प्रयोग। कृषि रसायनों का प्रयोग ये भी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। जैसे हम खेतों में दवाई स्प्रे करते हैं, या तो वो फेंकने वाली दवाई यूज करते हैं या फिर मशीन से स्प्रे वाली दवाई यूज करते हैं। तो ये दोनों की दोनों गैसें हैं जो क्या कर रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रही हैं। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल सही है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी एयर पोल्यूशन बढ़ा रही है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, एक साइड से SO2 छोड़ रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी निष्कासित कर रहे हैं हम लोग। ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। सल्फर डाइऑक्साइड मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और हम जो गैस लीकेज करते हैं उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वनों का दोहन। वनों का दोहन का मतलब होता है वनों को काटने के कारण भी वायु प्रदूषण हुआ है। इसके अलावा है एक खरपतवार। खरपतवार की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। खरपतवार दवाई होती है, जो खेतों में दी जाने वाली दवाई होती है उसको खरपतवार बोलते हैं। क्या होता है, खेतों में दी जाने वाली दवाई खरपतवार होती है। और तो ये थे कुछ वायु प्रदूषण के कारक। इसके अलावा और भी कुछ आएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट कर दोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रभाव, वायु प्रदूषण के प्रभाव समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात है। पहला है जननिकीय विकृति। जननिकीय विकृति का मतलब होता है जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसे अपंग होना, चेहरे पर पिंपल्स होना, मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम जनजाति, जैसे मेरे हो गई, फिर मेरे बच्चों के हो गई, फिर उनके बच्चों के हो गई, ये होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। उसके बाद मेन है ओजोन परत का ह्रास। सबसे मेन है, क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन परत का ह्रास किस कारण से हो रहा है, तो उसका कारण है वायु प्रदूषण। क्या कारण है, वायु प्रदूषण। जो ओजोन परत का ह्रास है इसको मैं एक साथ एक अलग वीडियो बना के भी समझाऊंगा, मैं नोट कर लेता हूँ ये दो बातें। एक तो ओजोन परत, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के जो स्रोत हैं वो, तो इनको मैं एक अलग से समझा दूंगा आपको। देखो जो ओजोन परत है वो क्या करती है, सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रा वोलेट किरणों से बचाती है। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है किसकी वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से। जिसका क्या जो ओजोन परत है वो क्या काम करती है, ओजोन परत करती है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। उसके बाद नेक्स्ट है त्वचा कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हरित प्रभाव, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट है सर्दियों में कोहरे की समस्या। क्या होता है,
कि यदि आप कभी सिटी में रहे हो या फिर सिटी में रहते होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, गाँव में तो क्या होता है, बिल्कुल खुला इन्वायरमेंट रहता है। जब आप सुबह उठोगे, कितनी भी सर्दी हो, कोहरा कम मात्रा में रहता है। लेकिन सिटी में क्या होता है कि वहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप सुबह उठोगे तो वहाँ पर जो दृश्यता है, जो देखने की डिस्टेंस है, वो बहुत कम रहती है। कोहरा बहुत अधिक मात्रा में रहता है वहाँ पर। तो आज का हमारा ये वीडियो इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ दूसरे पॉल्यूशन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो। इसके अलावा आप मेरे कंप्यूटर के और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों को बिल्कुल डिटेल से पढ़ो, क्योंकि मैं बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। तो थैंक्स दोस्तों देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नाइट की लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करना। बाय।